हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष ज्ञानी। वेलकम टू माय क्लास। तुम लोगों से फिजिकली फेस टू फेस मिलने की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि वायरस है अभी तो हम मिल नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट हम अपनी क्लासेस तो वर्चुअली चला सकते हैं, अपनी पढ़ाई तो जारी रख ही सकते हैं। एंड थैंक्स टू सौरभ दैट आई एम गेटिंग दिस opportunity to interact with you guys. A little about me. My name is Ashish Dhyani, as I already told you. मैं रुड़की का ही हूँ और वैसे तो मैं गढ़वाल से हूँ। मेरा गांव गढ़वाल में पहाड़ों में लैंडस्टोन के पास में है और मेरी बचपन से जो स्कूलिंग पूरी हुई है वो यहीं से हुई है। इनफैक्ट आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की ओनली। और पोस्ट दैट आई वेंट टू वर्क विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज़ अ PSU। ठीक है। उसके बाद मैं 2015 में आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। तो या दिस इज प्रीटी मच अबाउट मी। व्हाई आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाई आई वांट टू टीच और व्हाई आई टीच केमिस्ट्री। तो मेरे समय पे सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में मैंने स्ट्रगल किया था, जिस सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था वो केमिस्ट्री था। और यही हालत उस वक्त के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में थी कि भाई वो लोग भी they were not able to really grasp the concepts of chemistry. तो I was like really afraid of this subject. और अभी भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके हिसाब से this is pretty much the story even now. तो मुझे लगता है कि out of mathematics, physics and chemistry, this is one of the subjects that I can contribute to the most. Got it? In fact, like मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स था। आई लव्ड इट एंड स्टिल लव इट। लेकिन और जो मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट था, जो मुझे सबसे कम लगता था कि मुझे सबसे कम आता है, जिसमें सबसे कम अच्छा हूँ, दैट वाज केमिस्ट्री। एंड गेस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे जेई में किस में आए थे? ठीक है, जेई के टाइम पे आई got the highest marks in chemistry out of the 3. तो जो सब्जेक्ट मेरा सबसे खराब है, जिस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मुझे लगते थे कि मुझे इतने क्लियर नहीं है, उसके बावजूद भी उसी सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए। Why did that happen? It is an easy subject. It is a scoring subject. Yet somehow it is made out to be feel a little difficult. क्यों? क्योंकि बहुत सारा कुछ रटना भी पड़ता है। तो अगर एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है, और इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो बाकी दो सब्जेक्ट्स में नहीं है। दिस कैन गेट यू सिलेक्टेड एटलीस्ट फॉर एडवांस। अगर तुम मैथ्स और फिजिक्स में, आई एम टेलिंग यू, अगर तुम मैथ्स फिजिक्स में, नॉट दैट कि तुम्हें ये करना चाहिए, बट अगर मैथ्स और फिजिक्स में तुम बहुत अच्छा नहीं भी करके आते हो और अगर तुम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करके आओगे तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एडवांस तक तुम पहुंच ही सकते हो, है ना। आई डू नॉट रिकमेंड कि तुम बाकी दोनों सब्जेक्ट्स ना पढ़ो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस पे पूरा ध्यान दो, इसे सिस्टमैटिक वे से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे पढ़ो और यू विल गेट दैट। ठीक है। एंड इफ नॉट IIT देन सम गुड NIT और सम गुड रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, सो हैविंग सेड दैट, देयर इज वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। दैट इज, हर एक टीचर का एक कमिटमेंट होता है कि जो भी उसके पास है ज्ञान देने को, वो जितना भी नॉलेज है, जितना भी कुछ वो जानता है, वो सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को दे सके। ठीक है। तो ये मेरा कमिटमेंट भी है तुम्हारी तरफ, और ये मेरा कमिटमेंट मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक। लेकिन वो कमिटमेंट कब पूरा कर पाऊंगा? वो कमिटमेंट मैं तब पूरा कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। तो क्या नहीं आता मतलब क्या कुछ डाउट्स होंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, है ना। तो वो सारे के सारे तुम्हें मुझसे पूछने पड़ेंगे। ठीक है। अभी तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे वो शक्ति नहीं आई कि भाई मैं लाइक आई कैन गेस, मैं अंतर्यामी हो गया हूँ और मैं जस्ट आंखें बंद करके एकदम गेस कर लूंगा कि भाई तुम्हारे किसके क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है। आई डू नॉट हैव दैट एबिलिटी। अंटिल आई गेट दैट एबिलिटी, आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर विथ मी ऑल योर डाउट्स। ठीक है। डिमांड द सोल्यूशंस फ्रॉम मी। ठीक है। एंड आई विल गिव देम टू यू। हो सकता है कभी कभी कि उसी मोमेंट पे ना दे पाऊं, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, बट आई विल इंश्योर दैट आई डू दैट। ठीक है। उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। यू गाइज आर गोइंग टू कम टू मी विद योर डाउट्स। ठीक। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर।
नाउ यहाँ पे लिखा देख रहे हो तुम मोल कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। ऐसा कोई चैप्टर तुम्हारी बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में एटलीस्ट नहीं है। तो पहला चैप्टर जो लिखा है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्लस करके उसमें जो चैप्टर मैंने बनाया वो है मोल कॉन्सेप्ट 1, ऐसे ही जे के पार्लांस में इसको ऐसे ही कहते हैं। सो मोल कॉन्सेप्ट 1, और जो मोल कॉन्सेप्ट 2 है, मोल कॉन्सेप्ट 2 तुम्हारा दैट इज योर redox reactions, titrations, equivalent, है ना, all those concepts, oxidation number, वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट 2 में आते हैं, जो कि बाद में आएंगे, ठीक है। और एक और चीज, मोल कॉन्सेप्ट इज दैट कॉन्सेप्ट जिसको अगर तुम समझ लो तो फिजिकल केमिस्ट्री विल बी वेरी वेरी इजी। मतलब इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा डाला, ठीक है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं चमकेगी, आएगी नहीं। गॉट इट? तो कोशिश ये करना है कि इस चैप्टर को या इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो, इसके लाइक 360 डिग्री इसके अंडरस्टैंडिंग बनाओ। मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देके तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर तुम्हारा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा तो एक बेस बन जाएगा, उसके बाद हम बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे लिखे हैं इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें बहुत सारी और छोटी मोटी चीजें आएंगी बीच बीच में, विच वी विल डील विथ लाइक इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ठीक है। क्या है इसमें, मैटर के बारे में है कि मैटर क्या है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करते हैं, वो यूनिट्स क्या होती हैं, उस मेजरमेंट में कोई एरर आता है कि नहीं आता है, एंड देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, इसको तुम्हें सिर्फ नोट डाउन करना है फर्स्ट पेज पे, जहां पे तुम मोल कॉन्सेप्ट 1 लिखोगे ना, वहां पे पहले पेज पे ये पूरा का पूरा चार्ट काइंड ऑफ इंडेक्स बना के पूरा नोट डाउन करना है, ठीक है। ये हो गया। एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थियरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देन कम्स दी ग्रैंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, वो पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गै-लुसाक्स लॉ, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एंड वाई मैप, ठीक है। ये कुछ चीजें हम पढ़ लेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता ही होगा, उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेंगे। इसके अलावा भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है जी। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन देयर इज स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, लिमिटिंग एजेंट एंड देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है जी। तो ये प्रीटी मच लाइक दिस इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बीच में और आएंगे। तो इसको सबसे पहले उतारो, आई एम गिविंग यू अ मिनट, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आकाश का मैंने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देगा कुछ खास? आई होप कि तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। इन केस यू हैवंट, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना और एक पूरा पेज छोड़ दो, उस पूरे पेज में इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करो जो मैं बताना शुरू करूंगा, ठीक है। ये जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है तो बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं लिख पाऊंगा, तो ये कंस्ट्रेंट है टिल द लॉकडाउन इज देयर, ठीक है। उसके बाद शायद आई विल गेट दी अपॉर्चुनिटी टू बाय अ बिगर बोर्ड, ठीक है। गॉट इट? ओके, सो इसको मिटाते हैं अभी। Where is the
ओके ठीक है जी। तो इस चैप्टर में, इस एटलीस्ट इस लेक्चर में हम जो कॉन्सेप्ट आज एटलीस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर के बारे में तुम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। तो मैटर क्या होता है, ठीक है, अगर क्लास में तो शायद ये क्वेश्चन तुमको पुट अप करता, बट अगर बहुत इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन ये होती है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। लिख देता हूं इसको, मैटर। एनीथिंग that has mass and occupies space। ठीक है, हर वो वस्तु, हर वो एक चीज, ठीक है, जो जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस घेरती हो, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, घर हो गया, पंखा, एवरीथिंग दैट यू have come across। ठीक है, in fact the most of the things in the universe are made up of matter। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बस, एग्जाम्पल बस हो गया, यू, मी, ठीक है, और बोर्ड। ठीक, ये मैटर से बने हुए जो चीजें हैं उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, क्या इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? देखो, लाइट के बारे में जानते होंगे, शायद तुम लोगों ने फोटॉन के बारे में सुना हो। फोटॉन, तो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। दोज पार्टिकल्स आर मासलेस। लाइट इज मेड अप ऑफ, इसको लिख भी सकते हो, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, फुल स्टॉप। फोटॉन्स आर मासलेस पार्टिकल्स। ठीक है, जब मैंने कह दिया कि वो मासलेस है तो क्या वो मैटर का एग्जाम्पल हुआ? तो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी इज नॉट मैटर। ठीक है, एनर्जी डज नॉट, और समथिंग दैट कंप्राइजेस एनर्जी डज नॉट हैव मास। तो एनीथिंग दैट डज नॉट हैव मास कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर और मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इसके नीचे लिख लेना। क्लियर है भाई? ओके, नाउ आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन नाउ। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं। ठीक, इसके क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, उस क्लासिफिकेशंस को लिखते हैं। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन होता है तुम्हारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन is also called microscopic classification. Why? Because when matter is classified into different types based on its internal structure, अंदर से कैसा है वो, ठीक है, based on its internal structure and the interaction of the particles it is made up of. ठीक, तो अगर हम बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके वो मैटर किन पार्टिकल से बना है
और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनके बीच में किस तरीके के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उस लेवल पे जाके जब हम मैटर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो उस लेवल पे उस डिफरेंशिएशन को, उस क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक, दोबारा बोल रहा हूं, जब हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या है और उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है या उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं, ठीक, उस लेवल पे जब हम डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर उस क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। classification based on the arrangement of particles, classification based on the arrangement of particles at the microscopic level, at the microscopic level, and their interaction and their interaction with each other, and attractive forces between them, is called physical, ब्रैकेट में लिख लेना, माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द डेफिनेशन। आई डोंट नीड, अगर ऐसा हो कि तुम में से कुछ लोगों को लगा कि ये सब डेफिनेशंस मुझे लिखने चाहिए ताकि तुम इसको अच्छे से नोट डाउन कर सको, तुम नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे बता सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ लाइक आई एम गोइंग टू डिक्टेट दीज डेफिनेशंस। क्लियर है भाई? इसमें काफी सारी भी डेफिनेशंस आएंगी, थोड़ा जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा थोड़े समय बाद आएगा। ओके, ये लिख लिया तुमने? ठीक, नेक्स्ट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज डन एट द मैक्रोस्कोपिक or bulk level, then it is called chemical classification or macroscopic classification। ठीक है, मतलब हमें उसके सूक्ष्मता पे, उसके पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर नहीं जाना है। जब पार्टिकल्स बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल हो, उस वक्त उनका काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन है। ये नोट डाउन कर ली ये डेफिनेशन? ठीक है जी। तो अब इन क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम मैटर को कैसे बांटते हैं, ठीक है, किन डिफरेंट टाइप्स में रखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी केमिकल क्लासिफिकेशन मिटा रहा हूं। तुम क्लासिफिकेशन के बाद जब तुमने ये सब लिख दिया दोनों के दोनों, तो फिर एक हेडिंग डालो दोबारा से, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी डिवाइडेड, according to this classification matter can be divided in the following 5 forms, in the following 5 forms। ठीक है, in the following 5 forms। तो पहले मैं 3 को डिफाइन कर लूं, बाकी दोनों को बाद में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज
ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ठीक है जी। पहले इन तीनों को डिफाइन करेंगे, बाकी दोनों बाद में बताएंगे, ठीक। ठीक है जी, इनकी डेफिनेशन तुमने पहले भी सुन ही रखी होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज या मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड इज अ सॉलिड। मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but not fixed shape is called is liquid, or matter that has neither fixed volume nor fixed shape is gaseous form, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर दो और फिर इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा। गॉट इट? ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो बस एक बार बोल रहा हूं, इसको लिख लेना। सॉलिड, मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। लिक्विड, मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। थर्ड, गैसेस, मैटर दैट हैज नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो यहां पे लिख लो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ये शायद थोड़ा बहुत पता ही हो। इसमें किस तरीके से होते हैं भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि ये काफी क्लोज पैक होते हैं। पहली चीज तो ये, फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर क्लोज्ड पैक। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस। मैं इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सॉलिड एटम से ही बना हो या मॉलिक्यूल से ही बना हो, तो वो आयन से भी बना हो सकता है। ठीक है। इंटरएक्टिव फोर्सेस। ठीक है। क्लोज पैक होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस होते हैं और नो रिलेटिव मोशन। ठीक है जी, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है। क्लोज पैक होंगे तो ऑर्डरली भी होंगे, क्लोज पैक होंगे तो ऑर्डरली भी होंगे। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से एक सॉलिड को हम मोर और लेस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज पैक होंगे, ऑर्डरली फैशन में रखे हुए होंगे और उनके बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग, इंटरएक्टिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होंगे और रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है जी, ये सब लिख लोगे। ओके। इसके साथ साथ चलो उसको थोड़ा सा बाद में लिखाते हैं, पहले ये चीज लिख लो। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसमें क्या होगा। ठीक, इसमें क्लोज पैक कहना तो गलत होगा, क्लोज पैक नहीं होते। ठीक है, नॉट क्लोज पैक, नॉट इवन इन ऑर्डरली फैशन, ऑर्डरली फैशन में रखे हुए भी नहीं होते। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरैक्टिव फोर्सेस एंड प्लस रिलेटिव मोशन, इनके मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता है। ठीक, तो ये तुम लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। ठीक, थर्ड गैसियस। ठीक है जी, गैसियस स्टेट या गैसेस के बारे में तुम क्या कह सकते हो? इनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं वीकेस्ट होंगे, वीकेस्ट, एंड देयर विल बी रिलेटिव मोशन अमंग्स देम। ठीक है, एंड नो क्लोज पैकिंग एट ऑल, नो क्लोज पैकिंग एट ऑल। ठीक है, लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, इनफैक्ट तुम इसी तरीके से लिख सकते हो अपने उसमें टेबल बना के। यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है, इस तरीके से लिखा है, और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है यहाँ पे। इस तरीके से तुम टेबल बनाओगे तो इतना पार्ट सॉलिड के नीचे लिख लेना, इतना पार्ट लिक्विड के नीचे, और बाकी यहाँ पे जो पार्ट है इसमें लिख सकते हो वीकेस्ट। ठीक है जी, वीकेस्ट। अच्छा, अब ठीक है, इसमें कोई क्लोज पैकिंग नहीं होगी, इसमें इसके और इसके बीच की जो पैकिंग है वो इस वाले केस में आएगी। हालांकि इसमें भी हम क्लोज पैकिंग नहीं कह सकते, लेकिन इसके जैसे फ्री मूव करने को भी नहीं है वो, इसके पार्टिकल्स इसके जैसे फ्रीली मूव भी नहीं करेंगे, है ना, और इसके जैसे एक जगह पे रहेंगे भी नहीं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है रॉक, रॉक लिख सकते हो, यू कैन राइट सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट होता है जो, और आयरन, आयरन का पीस हो गया, वुड हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। प्लास्टिक है, जैसे पेन है, ये सॉलिड है। ठीक है, यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स ओवर हियर। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, बोल रहा हूँ। रॉक हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, आयरन पीस हो गया, वुड हो गया। ठीक है जी, प्लास्टिक दिस मार्कर, प्लास्टिक मार्कर हो गया, है ना, ये एग्जांपल्स लिख लो, दीज आर द एग्जांपल्स। लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में क्या क्या लिख सकते हो भाई? लिक्विड के बारे में लिख सकते हो वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, हमारा जो स्वेट होता है वो हो गया। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इट, गैसेस के बारे में क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल पे? ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एयर हो गई। ठीक है, ये सब तुम लिख सकते हो। गॉट इट? ओके, तो ये जब तुमने एग्जाम्पल्स लिख लिए तो मैं एक पर्टिकुलर इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, लिखो तब तक, ये सारा लिख लो आराम से। ठीक है जी, इसमें और क्या बताना था मुझे? क्लोज पैक, स्ट्रॉन्गली इंटरैक्टिव फोर्सेस, नो रिलेटिव मोशन, इंटरमीडिएट। ठीक है, शायद लिख लिया होगा। ओके, इसमें लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटरमीडिएट एंड वीकेस्ट। वीकेस्ट या नॉन एग्जिस्टेंट।
ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैं वैसे बता चुका हूँ, लेकिन अगले अलग से लिखवा भी रहा हूँ। ठीक, तो कोई भी स्टेट जो है मैटर की, एटलीस्ट इन तीनों की जो स्टेट है वो इस फैक्टर प्लस एक और फैक्टर होता है उस पर डिपेंड करती है। दैट फैक्टर इज, इसको मिटा दो भाई, जिसने नहीं लिखा हो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके लिख लिया करो, ठीक है। अब वैसे भी ये तुम्हारे पास ही रहेगा, तो इसको तो रिवर्स करके तुम रिवाइंड करके देख ही सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ये दो फैक्टर होते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द मोशन। जैसा जैसा मोशन होगा या जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये सबने पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में भी आ ही जाएगा, और नहीं तो मैंने बता ही दिया। इससे ज्यादा अभी काइनेटिक एनर्जी में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फिजिक्स में पढ़ना जितना कुछ पढ़ना होगा, इससे ज्यादा केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। क्योंकि मोशन की वजह से है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मोशन किस प्रकार का हो रहा है और वो मोशन किस पे डिपेंड करेगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो सॉलिड में, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं they are put in a fixed fashion, they are closed packing है ना, they are put in a closed packing, तो वो एक फिक्स्ड पैटर्न में ऑर्डरली फैशन में पड़े हुए रखे गए एक तरीके से। तो मैंने बोल दिया था कि रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो क्योंकि वो रिलेटिव मोशन नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू चेंज देयर पोजिशन, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। गॉट इट भाई। अगर मैं मूव कर पा रहा हूं तो इस एक जगह से दूसरी जगह के जाने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन, इस मूवमेंट की, इस मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सॉलिड्स में दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, दे विल नॉट हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली तो नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो फिर कौन सी होगी? कौन सी होगी? वाइब्रेशनल। अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते, अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे तुम करते हो, अगर तुमको कहीं बाहर खेलने जाना है, और वैसे तो बाहर खेलने जाना होता नहीं, एटलीस्ट हमारे समय पे होता था कि हमें बाहर खेलने जाना होता था और घर वाले अगर मना करते थे तो हम करके गुस्सा करते रहते थे। तो जस्ट कंसिडर दैट कि दैट सॉलिड पार्टिकल्स आर पुट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, और क्या करेंगे? दे विल जस्ट कीप वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल हैव ओनली वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात कर सकते हैं लिक्विड्स की, ठीक है। लिक्विड्स में डेफिनेटली वाइब्रेशनल तो हो ही सकती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रोटेशनल मतलब घूम रहे हैं, एक जैसे मान लो मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है, घूम रहा है अपनी जगह पे, तो हम इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसकी। भाई रोटेशन समझ में आ गया, तो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक। और ना क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकेंगे, तो ट्रांसलेशन पॉसिबल है। और अगर ट्रांसलेशन पॉसिबल है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पॉसिबल है, देयरफॉर दे विल हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? इसमें से कुछ ना भी समझ में आया हो तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। वाइब्रेशनल क्योंकि अपनी जगह पे वाइब्रेट होता रहेगा, चाहे वो कहीं मूव भी कर रहा हो, ठीक। भाई अगर मूव कर रहा हो तो वाइब्रेट ना करे ऐसा तो नहीं होता, मूव करेगा तो वाइब्रेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, और ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली वो मूव कर ही रहा है। इसी तरीके से गैसेस में ये तीनों होते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल।
आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये तीनों टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन करो। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, ठीक है? मैं थोड़ा पानी पी लूँ तब तक। तो आई थिंक तुमने लिख लिया होगा इसको। अब आगे बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी ये तो समझ में आ गया। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? तो एक फैक्टर विच इज टेम्परेचर, उस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो तुम इसके नीचे एक नोट करके भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ constituent particles of matter depends on the temperature of the body। ठीक है, बॉडी ना लिखो, लिख दो, दोबारा से बोल देता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन देयर टेम्परेचर, उनके खुद के टेम्परेचर, डिपेंड ऑन देयर टेम्परेचर। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसी होती है? वो रिलेशनशिप होती है, डिपेंड तो करता है लेकिन डायरेक्ट डिपेंडेंस है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब नॉट दैट कि एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप होती है, लेकिन यूं समझ लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। फॉर द टाइमिंग इतना समझो, एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक, बट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये तो गिवन, दिस इज गिवन। ओके, गॉट इट? ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी सबकी इंक्रीज होगी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। आर वी क्लियर अबाउट दैट? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पहली चीज ये, ठीक है ना। अब तुम्हें जो चीज समझनी है वो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, हालांकि ये फोर्सेस नहीं है, ये फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, इसलिए मैं फैक्टर्स कह रहा हूं। ये दोनों दो फैक्टर्स हैं, अपोजिंग फैक्टर्स हैं। कैसे? इंटरैक्टिव फोर्सेस को मैंने बताया कि वो अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उनको बांध के रखेगा, उनको पकड़ के रखेगा एक साथ, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द इंटरैक्टिव फोर्स और द अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? तो ये वाला जो फैक्टर है ये बांध के रखने के काम आता है। It keeps the molecules and constituent particles together। ठीक है जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज अबाउट मोशन, इधर उधर चलने का है। तो जब अपनी जगह पे ना रह पाए, बंद के ना, अगर वो उसे मूव करना है तो उसे वो बंधन तोड़ना पड़ेगा ना। अगर उसे मूव करना है तो उसे अपना बंधन तोड़ना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है दैट इज अ फैक्टर विच moves the constituent particles apart। ये constituent particles को दूर दूर मूव करने के का वाला फैक्टर है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये ऑपोजिंग कैसे हुए? इंटरैक्टिव फोर्सेस बांध के रखने की कोशिश करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दूर ले जाने की कोशिश करती है। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा एटम्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे विल ट्राई टू मूव अवे, और जितनी ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्सेज होंगे उतना ही दे विल ट्राई टू बी विद ईच अदर। ठीक है, तो जब ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया तो इसका जो मैंने वो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिखाया था वो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे? इंटरैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो इनकी टेंडेंसी रहेगी साथ रहने की। इसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है विच इज वेरी वेरी लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? बांध के रखने वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है और
दूर करने वाला फैक्टर बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, दे विल ट्राई टू बी लाइक दे विल ट्राई टू मेंटेन देयर शेप, दे विल ट्राई टू बी at a fixed distance from each other, no relative motion, close packing. Can you get this? I think you got this. तो यहां पर अपना शेप और वॉल्यूम दोनों मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है ना, सिंपल। लिक्विड की बात करते हैं। अभी लिक्विड में इंटरैक्टिव फोर्सेस थोड़े कम हो गए, क्लियर है। वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनमें है, क्लियर है ना। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी अभी थोड़ी ज्यादा होगी, तो जो बांध के रखने वाला फोर्स था वो भी थोड़ा कम हो गया है, और जो दूर ले जाने वाला फोर्स है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्लियर है। तो अभी वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड या बंधे हुए नहीं होंगे, पहली चीज। इस वजह से उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो पाता है। लेकिन इंटरमीडिएट फोर्सेस है या जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है वो इतने वीक भी नहीं होते कि अपने एक दूसरे से बहुत दूर चले जाए, ठीक है ना। तो मोटा मोटी दे विल बी देयर समवेयर, है ना, आसपास ही रहेंगे। तो इस वजह से अपनी वॉल्यूम तो मेंटेन कर पाते हैं, इस वजह से वॉल्यूम तो मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन शेप नहीं मेंटेन कर पाते। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो पा रहा है। मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो हो पा रहा है, तो अपना शेप कैसे मेंटेन कर पाएगा, है कि नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैसियस स्टेट। इसमें क्या हुआ, इंटरैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट हो गए, मतलब जो बांध के रखने वाला फोर्स है या फैक्टर है वो और भी नीचे चला गया अभी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वही तीनों है जो इसमें भी है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी से कम रहेगी, तो ये ज्यादा हो गया। मतलब इनको दूर ले जाने वाला जो फैक्टर है, दूर करने वाला जो फैक्टर है, वो अभी बढ़ गया है। आर वी क्लियर? तो पास ले जाने वाला फैक्टर वीक हो गया है और दूर ले जाने वाला फैक्टर स्ट्रांग हो गया है। तो अब क्या होगा, अभी ये अपनी देखो, रिलेटिव मोशन तो हो गई, क्लोज पैकिंग तो भूल ही जाओ, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरैक्टिव फोर्सेस, तो दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर शेप एज वेल एज देयर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो यहां से समझ में आ गई, है ना। और जो इनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट था, वो भी यहां पे समझ में आ गया हमको, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस, क्लियर है। देखो भाई, मैं इसको सब डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझाया जा रहा हूं, और वैसे भी तुम्हारे पास ये वीडियो रहेगा, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे तुम्हारे व्हाट्सएप या किसी और ग्रुप में हो। व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन पॉज इट एंड यू कैन राइट दैट डाउन वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। ऑलरेडी काफी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसको लिख सकते हो खुद से, गॉट इट। अब एक लास्ट चीज में देखने वाली है, वो क्या है, लेट्स से कि हम इंटरैक्टिव फोर्सेस को जैसे है वो वैसे ही रखें, है ना। इसको हम मोस्टली चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इसको तो चेंज कर सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दूर ले जाने वाले जो फैक्टर है वो बढ़ने लगेगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो दूर ले जाने वाला जो फैक्टर है वो बढ़ेगा, और अगर दूर ले जाने वाला फैक्टर बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स अपनी जगह बनाए हुए थे, दे कैन नाउ मूव अराउंड एंड देयर कैन बी रिलेटिव मोशन। तो अगर हमने सॉलिड से शुरू किया जिसमें पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स थी, दे वर देयर इन एन ऑर्डरली फैशन, नाउ दैट वी हैव इंक्रीज्ड द टेम्परेचर, they will try to move away from each other, and when they will try to move away from each other, they will not be able to maintain their shape, and the moment they are not able to maintain their shape, they will change from solid state to liquid state, ठीक है ना, सिंपल था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। सेम वे अगर तुम फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे विल व्हाट विल दे ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू मूव इवन फर्दर फ्रॉम ईच अदर। उनका जो मोशन होगा वो थोड़ा और रैंडम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है ना, हाँ है ना। तो इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है वाटर, आइस, वाटर, स्टीम। आइस को ऐसी खुले में छोड़ दो थोड़ी देर, क्योंकि फ्रिज के या फ्रीजर के अंदर वो लोअर टेम्परेचर पे थी, बाहर वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ गई 25 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, उस पे आ गई तो वो थोड़ी देर में पानी हो जाएगी। और वो पानी हो जाएगी तो अगर हम उसे उबालना शुरू करें, उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करें 100 डिग्रीज के आसपास, तो इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू गैसियस स्टेट, स्टीम। तो सॉलिड से लिक्विड से गैसेस। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर समझ में आया, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर, सॉरी, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड से गैसेस, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से यहां किससे जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर लिक्विड से गैसेस किस पे कैसे जाएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे। ठीक, उल्टा भी ट्रू है, अगर हम गैसेस को टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो गैसेस से लिक्विड चला जाएगा, और टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कर दे तो लिक्विड से सॉलिड। स्टीम है, स्टीम को तुम कंडेंस करो, उसको ठंडा कर दो तो वो लिक्विड में चेंज, वाटर में चेंज हो जाती है, और फिर उसको फर्दर ठंडा कर दो तो वो आइस, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्लियर हुआ, सिंपल था ना। ये जो फैक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू डिटरमिन द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है जी, आर वी क्लियर। तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, और ठीक है, इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। इसे नोट डाउन, यू हैव 20 सेकेंड्स, अराउंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, आई थिंक तुमने लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है जी, तो शुरुआत में मैंने मेंशन किया था कि मैटर अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। 3 ही तो डील करें हैं, और ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वो तो थोड़ा अलग तरीके से या एक डिफरेंट लेवल पे इसको समझाया है, अदरवाइज ये डेफिनेशन तुमको पहले से भी पता ही थी, है ना। अच्छा, ओके, नाउ द अदर 2 फॉर्म्स आर प्लाज्मा and Bose-Einstein condensate, BEC, Bose-Einstein condensate। ठीक है, एक एक करके देते हैं इसको। मान लो तुमने किसी सॉलिड को हीट किया, इतना हीट किया कि वो लिक्विड, वो पिघल गया, लोहा मतलब लिक्विड में आ गया, फिर उसको फर्दर हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में चला गया। अब अगर तुम उसको और फर्दर हीट करोगे, ठीक है, और फर्दर हीट करोगे, तब क्या होगा, तो क्या वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, कुछ समय तक गैसियस फॉर्म में रहेगा। होता क्या है उसके बाद कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अदर थिंग्स, लाइक अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो एटम से मिल, ये सबको पता होगा। थोड़ा सा
पीछे जो तुमने पढ़ा उसको रिकॉल करने की बात कर रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल है, अगर मान लो जो गैसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से। और एटम्स भी कुछ पार्टिकल से बने होते हैं जो तुम्हें पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना ना लेके हम इसको कह सकते हैं कि देयर इज अ न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शायद तुमने 9-10 में कभी पढ़ा होगा ही, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा लाइक दैट सिस्टम कंस्टिट्यूट्स एन एटम। अगर मान लो हम टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दें कि वो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस का सिस्टम है वो भी टूट जाए, ठीक है, दैट एटम गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, तो उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक, गैसेस को और हीट करो, इतना हाई टेम्परेचर पे ले जाओ कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फर्दर टूट जाएं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में, तो उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखो, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर in which electrons and ions, the state of matter in which electrons and ions coexist separately at a very high temperature and pressure, coexist separately at very high temperature and pressure. ठीक, that state is called plasma state. The state of matter in which electrons and ions coexist separately at very high temperature and pressure, उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अभी क्लियर? गुड। अब कोई मुझसे पूछेगा सर वो भी तो गैसियस ही होगा, मतलब एक्चुअली में तो गैसियस स्टेट वाली जो प्रॉपर्टीज समवट वही होंगी। हाँ, इसमें समवट वही होंगी, इससे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और कहीं पे नहीं आएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट इज ऑल्सो state of matter, I have given you this. Got it? That's plasma. ठीक है जी। तो टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रहा है, और इस तरफ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि जब इससे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैसियस आएगा, इससे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लिक्विड आएगा, लिक्विड से टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉलिड आएगा। ठीक है, अगर हम मैटर को, वैसे मैटर के ये सॉलिड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड बोसॉन। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं इसमें, बहुत ज्यादा तुम्हारे 11th या बाकी उससे नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। श्री सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, उन्होंने बेसिकली उनके नाम पे ये बोस आया है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोस के हेडफोन सुने होंगे, ठीक है, बोस के हेडफोन्स, दैट इज ऑल्सो दैट कंपनी हैज बीन सेट अप बाय एन इंडियन, अमर बोस। ठीक है, तो ये बोस साहब जो है सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, इन्होंने क्या किया था कि जब आइंस्टाइन ने अपनी थियरी दी थी और बेसिकली मैक्सवेल और ये सब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और ये क्वांटम सॉरी जो फोटॉन्स के बारे में, जो क्वांटा लाइट के बारे में जो अपनी थियरीज थी वो दे रहे थे, उसी के टाइम पे बोस ने कुछ प्रपोज किया था। तो एक स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल निकाला था जिससे हम पार्टिकल्स का बिहेवियर जो था, कुछ पार्टिकल्स का बिहेवियर वो जान सकते थे। तो वो पार्टिकल्स, यूनिवर्स के वो पार्टिकल्स जो कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्ट, अब क्योंकि बोस ने आइंस्टाइन को भेजा था, ये आइंस्टाइन ने भी कुछ वर्क किया था तो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल था या जो स्टैटिस्टिक्स थी वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स नाम से जानी जाती है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स नाम से जानी जाती है। उस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में, उन सब पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं, उन सब पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं।
ठीक है जी। तो अगर ये समझ में आया ना, इसमें इससे ज्यादा भी और समझने की जरूरत नहीं है। बोसॉन्स क्या होते हैं? जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या है अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट बोसॉन्स आर दोज पार्टिकल्स विच फॉलो द बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब इन बोसॉन्स की कोई एक गैस अगर हम एब्सोल्यूट जीरो, शायद पता हो, 0 डिग्री सेल्सियस से पीछे -273 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं। इतना शायद आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें इतना पता होगा। इस टेम्परेचर के आसपास अगर हम इस बोसॉन्स की कुछ एक गैस को, ठीक है, इस टेम्परेचर के आसपास कहीं ले जाए, मतलब 4 केल्विन 3 केल्विन के आसपास कहीं ले जाए, 15 केल्विन तक भी अगर हम लेके जाते हैं, तब ये जो बोसॉन्स होते हैं, जो लोवेस्ट क्वांटम स्टेट्स होती हैं, उन्हें ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बोसॉन्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम स्टेट्स एट टेम्परेचर अराउंड एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम किया होगा ना, तो कंडेंस हो गया। तो इस बोसॉन्स की जो गैस है उसके टेम्परेचर को अगर हम इसके आसपास कहीं ले आए, तो ये पार्टिकल्स अपनी जो लोएस्ट क्वांटम स्टेट है उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इस स्टेट को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, और इसके अलावा अगर तुम्हें ये जानना हो कि क्वांटम स्टेट क्या है, तो वो तुम्हारे आगे आएगी, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन, ठीक है, लिखो। दैट स्टेट ऑफ मैटर in which a gas of bosons is cooled to temperature around absolute zero, is cooled to temperature around absolute zero, is called Bose-Einstein condensate। सॉरी, इसमें बोल छूट गया ना। हाँ, cooled to temperature around absolute zero, where these bosons occupy the lowest quantum state, is called Bose-Einstein condensate। Are we clear about this? Simple enough, ठीक है। अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसके एग्जाम्पल होता है फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स को अगर हम फोटॉन्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो, ठीक है जी। पूरे यूनिवर्स में 2 ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है बोसॉन्स और दूसरा होता है फर्मियंस, ठीक। विद दिस योर फिजिकल क्लासिफिकेशन और द स्टेट्स ऑफ मैटर इज कंप्लीट, ठीक है। अगर तुम्हें ये नोट डाउन करना हो तो भाई बी माई गेस्ट, डू दिस, ठीक है, लाइक टेक 10 seconds and do this। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, नाउ वी लुक एट, देखो हाँ 1 आवर का लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि इस पार्ट को काट के
इतना ही पार्ट में भेज दूं, ठीक है? ठीक है, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। केमिकल क्लासिफिकेशन एंड मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बेसिस पे हम मैटर को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसे समझना, काफी हद तक तुम इसे समझते ही हो। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि मैटर का वो स्टेट या किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में अगर एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस है। दोबारा बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन फैक्ट साथ साथ लिख लो। इफ मैटर कंटेन्स only one type of constituent particles, only one type of constituent particles, then that state will be called pure substance, yeah, that material will be called pure substance. Are we clear? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? डेफिनेशन समझ में आ गई ना? सिंपल है, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने चाहिए। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आयरन में एक पीस ले लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ Fe के एटम्स है, तो यहां पे तुम कहोगे हाँ सर सिंपल है, आयरन है, प्योर है, तो ये तो प्योर सब्सटेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे एटम है, ठीक है? मान लो मैं ऐसे H2 गैस का एक सैंपल ले लेता हूं, ठीक है? H2 गैस का एक सैंपल ले लेता हूं, ठीक? तो अब तुम कहोगे सर ये तो मॉलिक्यूल है ना? लेकिन मॉलिक्यूल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर हियर, मॉलिक्यूल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर हियर इन H2, ठीक है? तो ये जो H2 है, अगर इसके सैंपल में सिर्फ और सिर्फ H2 ही है, इसके अलावा और कोई पार्टिकल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दैट दिस इज सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। गॉट इट? सेम वे अगर तुम सिर्फ वाटर का एक सैंपल ले लो, वाटर का एक सैंपल ले लो, सबको पता है वाटर क्या होता है? H2O, ठीक? तो H2O का अगर तुम सैंपल लेते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे दैट इज अ सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, ओके। नाउ क्या करें? पहले ऐसा करते हैं, प्योर सब्सटेंस में पूरा का पूरा डिफाइन कर देता हूं। तो ऐसा करना, जब केमिकल क्लासिफिकेशन लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इसके बाद प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ऐसे करके लिख लेना एक बारी, एंड देन फ्रॉम हियर प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस दोबारा से एक हेडिंग डालना, उसमें उसका क्लासिफिकेशन फिर से हम लिखेंगे, ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस लिखो और ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी तुमने लिख ली है, गुड। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ पहली बार? ठीक है जी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से बांट देते हैं, ठीक है? पहला तरीका क्या है? उसको कहते हैं हम एलिमेंटल फॉर्म या एलिमेंट्स। दूसरा होता है कंपाउंड्स। हालांकि तुमने ये ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, तो इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर लेते हैं। कंपाउंड्स नहीं, कंपाउंड्स, ठीक है जी? एलिमेंट्स। इसमें अगर मैं कहूं ये दोनों जो है एलिमेंटल फॉर्म में है और ये कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है? ये शायद तुम्हें पता होगा, लेकिन इसको बेसिक्स पे लेके जाओ, तब हम इसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में
अलग अलग कर पाएंगे। कैसे? एलिमेंट्स क्या हुआ कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। आर वी गेटिंग इट? एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं। क्लियर हो गया बात? कंपाउंड्स में क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट, लाइक मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। तो दोबारा से बोल रहा हूं, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या हुई? प्योर सब्सटेंसेस, लिखो इसमें, एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखो। प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ only one, pure substances that are made up of constituent particles consisting of only one type of atom. Constituent particles that are made up of consisting of pure substances that are made up of constituent particles consisting of only one type of atoms. ठीक है, ये क्लियर होगी बात? ओके। सेकंड, कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख लो साथ साथ। ऐसा करो, ऐसे प्योर सब्सटेंस करके बना ही लेना और इसको यहाँ पे हम डेफिनेशन बाकी चीजें भी साथ साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हुई? प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ constituent particles consisting of more than one type of atoms. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ एलिमेंट्स का? एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हुआ Fe, Na, Cu, ठीक है, H2, O2, O3, ठीक है, ये हो गया। ये एग्जाम्पल्स हो गए। गॉट इट? कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या हुए? कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए H2O, CO2, NaCl और MgCl2। ठीक है, यू कैन सी इसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल है हालांकि, लेकिन एक ही टाइप का मेटल एटम्स है। इसमें एक से ज्यादा टाइप के हैं, इसमें भी एक से ज्यादा टाइप के, इसमें भी एक से ज्यादा टाइप के। इनफैक्ट इफ आई राइट दिस, इसको तुम्हारा एक और एग्जांपल हो गया। इसमें दो टाइप के एटम्स थे, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, लेकिन इसमें तीन टाइप के एटम्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल है ना? अब एलिमेंट्स को फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के टाइप कैसे हुए? जो एलिमेंट्स है वो या तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ये कौन से हुए? एटॉमिक फॉर्म में, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है कि एटम जो है ना, एटम सॉरी, अगर मैटर एटॉमिक फॉर्म में है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट की कैटेगरी में आ ही जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड में हो या एलिमेंट में हो। हमें देखना पड़ेगा वो किस तरीके का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो तो हम क्या कह सकते हैं? दैट मॉलिक्यूल विल बी एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स, और दैट मॉलिक्यूल विल बी, या दैट मैटर विल बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो यहां पे मैंने लिखे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना सारा क्यों बता रहे हैं, मतलब इसी में और बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारी और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो
अग्रीड, मतलब कुछ चीजें इसमें पढ़ी होंगी, कुछ चीजें शायद नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें समझ में आ जाएगा। इन वे ये समझो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाए तो जब मैं बाद में इनको रिफर करूंगा तो मुझे बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को ये आती हो ऑलरेडी, है ना, तो कोई बात नहीं, जस्ट गो थ्रू दीज, इट विल बी इजियर फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है जी, इट विल बी इजियर फॉर बोथ ऑफ अस, यू एज वेल एज, ठीक है। बाद में हम जब इसको, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो यू कैन सी दैट एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में तभी हम एलिमेंटल फॉर्म कहेंगे, या मॉलिक्यूल्स को तभी हम एलिमेंटल फॉर्म में कहेंगे जब वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। गॉट इट? नाउ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स वैसे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं इनकी बात कर लेते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो हम इसको कह सकते हैं हेटेरो एटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में कहीं कोई मैटर है, अगर वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो ही हम उसको कंपाउंड कहेंगे। गॉट इट? दीज आर कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर? इसको नोट डाउन करो, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। पानी देना पानी। ठीक है, ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, है ना, लिख लिया होगा तुमने ये सब। ठीक है, इसको फर्दर जो डिवाइड किया जाता है वो इन 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये तो सबने पढ़ा ही होगा यार, सीखते हो तुम सब लोग, मेटलॉइड्स, ठीक है जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे भाई, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहा उसमें, क्योंकि फिर ये तो हम मतलब 3rd चैप्टर यहीं पे शुरू हो जाए। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स चैप्टर 3 में आएगा। चैप्टर 3 क्या होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर 3 में आएगा, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक। कंपाउंड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है तुम्हारा आयोनिक और एक होता है कोवलेंट। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इज योर केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देम एट ऑल, सिर्फ इतना बताता हूँ आयनिक कंपाउंड्स में चलो ठीक है वो छोड़ो यार, फिर कोवलेंट के बारे में बताना पड़ेगा तुम्हें, छोड़ दो इसको, इतना ही समझो इसको अभी के लिए, इतना काफी है। ये चैप्टर 4 में हम इलैबोरेट करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन मत लो तुम्हें। 2 साल बाद यू विल बी अ मास्टर इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्योर सब्सटेंसेज हो गए। अब इसको मिटा दो, 5 सेकंड ले लो, जल्दी से लिख लो इसको, पानी दे दो बैठ सा गया। मिटा रहा हूं भाई मैं, इसका ना पूरा का पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा अभी,
क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है। ठीक है जी, इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स। ठीक है, अभी इसलिए एक छोटी सी हेडिंग डाल के इसके बारे में जानते हैं। मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर भाई प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स है, मिक्सचर में एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स। तो लिखो इसमें मिक्सचर की डेफिनेशन लिखो। A mixture contains two or more pure substances, mixed in any ratio by weight, ठीक है जी। मतलब अगर हम दो या दो से ज्यादा, हिंदी में ही अनुवाद कर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाएं इन अ पर्टिकुलर रेशियो बाय वेट, तो उस नए सब्सटेंस को हम कहेंगे दैट इट इज अ मिक्सचर। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भाई तुम चीनी को पानी में डाल दो और नमक को पानी में डाल दो, या नमक और जो बूरा होता है चीनी को अगर थोड़ा पीस दो तो वो पाउडरी फॉर्म में हो जाती है, उन दोनों को अगर मिला लो। या फिर अगर तुम्हें बूरा नहीं पता तो ग्लूकॉन डी तो पता ही होगा भाई, ग्लूकॉन डी और नमक को मिला लो, उसको अच्छे से शेक कर लो। तो वो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल हुए? मिक्सचर के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, सैंड को और नमक को मिला लो, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे जो तुमने शायद सोल्यूशन पढ़ा हो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस को अगर तुम मिलाते हो तो जो रिजल्टेंट बाय वेट, अगर तुम मिलाते हो बाय वेट, जो रिजल्टेंट सब्सटेंस आएगा दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये डेफिनेशन लिख ली, इसमें नोट करके लिख लेना, द रेशो इन विच, लिखो द रेशो इन विच, ठीक है, द रेशो इन विच the pure substances can be mixed, the ratio in which pure substances can be mixed lies within certain limits, ठीक है, क्लियर हुई ये बात? lies within certain limits। कैसे? जैसे मान लो पानी लिया तुमने एक गिलास, है ना, तुमने उसमें 1 चम्मच डाला चीनी, वो घुल गई, 2 चम्मच डाला फिर घुल गई, 3 चम्मच डाले फिर वो भी घुल गया, चौथा डाला वो भी घुल गया, 5वां डाला। मान लो ऐसे करते करते तुमने 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी मिलाने की कोशिश करी, तो क्या वो चीनी घुल जाएगी? ठीक है, क्या हम उसे मिक्सचर कहेंगे? ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो एक सर्टेन लिमिट में होना चाहिए। गॉट इट? नाउ प्रॉपर्टीज के लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर करके लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर, properties of the mixture are the same as or similar to those of the constituent pure substances. Properties of a mixture are same or similar to that of those constituent pure substances. ठीक है जी। जैसे पानी में अगर तुम चीनी मिलाते हो, है ना, तो उसका घोल बन जाएगा। अब तुम उसे पियोगे तो नमकीन होता है ना? वो नहीं, नमकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि चीनी नमकीन नहीं होती, चीनी मीठी होती है। तो उसका जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी तुम्हारी मिक्सचर में भी है ना? ठीक है, सिंपल होगा। दूसरा लिखो, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, mixture can be separated using simple methods। देखो, mixture can be separated using simple physical methods, not simple methods, simple physical methods। Example, filtration, देखो, filtration, crystallization, distillation, hand picking, etc। ठीक है जी।
तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई मिक्सचर्स की। आर वी क्लियर? गुड। अब पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दो चीज बची हैं कि मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आगे थोड़ा काम आएगा इसलिए इसे भी जानो। ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, आई एम श्योर कि यू मस्ट बी अ लिटिल एग्जॉस्टेड, बस गिव मी 5-7 मोर मिनट्स। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस, जिसको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। होमोजेनस में क्या हुआ, होमोजेनस की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई कि जो दो पार्टिकल्स या एक से ज्यादा टाइप के प्योर पार्टिकल तुमने मिलाए हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, अगर उनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन या रिलेटिव अमाउंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम और बल्क ऑफ द मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तुम एग्जाम्पल के तौर पे लो कि पानी लिया तुमने और तुमने उसमें चीनी मिलाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीनी तुमने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में मिला ली, ठीक। अब तुमने उस वाटर को 4 अलग अलग सेम वॉल्यूम वाले आइडेंटिकल ग्लासेस में अलग अलग रख दिया, ठीक है। अब तुम अगर फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास और फोर्थ ग्लास में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करो चारों में, तो वो सेम आएगी, ठीक है। तो चाहे कहीं से भी तुमने सैंपल लिया उस मिक्सचर का, तो उसमें रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन या रिलेटिव अमाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्योर सब्सटेंसेस इज द सेम थ्रू आउट, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, द सेकेंड वन इज, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो होमोजेनस की, ठीक है, होमोजेनस लिखो। the components of the mixture mix completely, the components of the mixture mix completely, and its composition or relative amount of components, its composition or relative amount of components is same throughout the bulk or volume, same throughout the bulk or volume। इसके एग्जाम्पल क्या हुए? इसके एग्जाम्पल हुए शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर एंड ग्लूकॉन डी, शुगर एंड ग्लूकॉन डी नहीं सॉरी, सॉल्ट एंड ग्लूकॉन डी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे होमोजेनस मिक्सचर के, ठीक है। तो दो प्रकार के मैंने बोला, एक हो गया तुम्हारा होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है जी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनस, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनस, ठीक। हेट्रोजेनस की डेफिनेशन इससे डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगी। होमोजेनस में क्या था कि भाई जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिलेटिव जो कॉम्पोजिशन जो है या उनका रिलेटिव अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है उस मिक्सचर में, वो थ्रू आउट सेम रहेगी। हेट्रोजेनस में क्या आ गया? थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी, ठीक है, थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक। दी रिलेटिव कॉम्पोनेंट्स और रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन या रिलेटिव कॉम्पोजिशन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स will not be uniform throughout the volume or bulk. That is the definition of heterogeneous mixtures, ठीक है। इसको इस तरीके से देखो, तुमने क्या किया, पानी लिया, अभी उसमें सैंड मिलाया, सैंड को तुमने अच्छे से घोल मतलब घुमा दिया उसमें, ठीक है, और उसके बाद तुमने अलग ऐसी 4 ग्लासेस में तुमने अलग अलग उस सोल्यूशन को डाल दिया इक्वल अमाउंट, ठीक है। अब तुम सैंड का अमाउंट अगर मेजर करो और आइडेंटिकल है ग्लासेस, तो वॉल्यूम भी सेम होगी, है ना। तो अगर तुम उसमें सैंड की चारों के चारों ग्लासेस में सैंड की के अमाउंट को मेजर करने की कोशिश करो, तो
जरूरी नहीं है कि वो चारों में सेम आए, ठीक है। जबकि होमोजेनस में क्या था, इट विल कम सेम, नो डाउट। इस वाले केस में ऐसा होगा कि इट माइट नॉट कम द सेम, ठीक है। इस वजह से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द composition or the relative amount of the components is not the same throughout, and can be different in different observations, ठीक है जी। एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड का तो मैंने तुम्हें दिया ही था, ठीक है, और वाटर एंड ऑयल अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसका ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो तुम उस ग्रुप में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बना नहीं सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बहुत सिंपल चीजें होंगी। उसका एक 5, 6, 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा असाइनमेंट में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, गॉट इट। हाँ, ये दूसरी चीज है कि भाई जो काम दिया जाए वो कर लो, ठीक है। आजकल शायद रामायण या महाभारत देख ही रहोगे, उसमें यू मस्ट हैव सीन कि भाई गुरु ने जो बोला वो कर दिया, तो बच्चे को मतलब शिक्षा को मिल गया जो उसे चाहिए था। तो कोशिश करो कि जो भी मैं काम दूं उसे टाइमली कर लो, ठीक है। अगर ऐसा कर पाओगे तो आई एम टेलिंग यू विल बी अ मास्टर इन केमिस्ट्री आफ्टर 2 years, ठीक। 100 मार्क्स का आता है ना केमिस्ट्री मेंस में, एटलीस्ट अभी तो 100 मार्क्स का ही आता है, तो 100 में से 100 भी आ सकता है, गारंटी है इसकी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। हार्ड वर्क, लाइक इट ट्रम्प्स एवरीथिंग। हार्ड वर्क जो कर्म है वो सबका बाप है, ठीक। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, और कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।